अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वर्ल्ड कप गेम उठा दो। मैं हूं आपकी होस्ट आयशा जुल्फ़िकार, मेरे साथ हैं शुमाइला चौधरी। आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। आईसीसी वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल मुकाबलों का आज से आगाज हो चुका है और आज इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान जबरदस्त टाकरा इस वक्त जारी है। पहली इनिंग मुकम्मल हो चुकी है और इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था और जीत के लिए न्यूजीलैंड को 398 रन का हदफ दिया है। इसके साथ ही हिटमैन के नाम से मशहूर रोहित शर्मा आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप की तारीख में 50 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज भी बन गए हैं और इससे पहले ये रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम था। तो जबरदस्त ये मैच था और जैसे कि बात हो रही थी कि टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इरफान ज़हीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। जी इरफान, सबसे पहले तो टॉस की बात होगी। नहीं, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। देखिए, टॉस से भी पहले एक चीज़, पिच की भी बात हम देख रहे हैं। उस पे भी बड़े, हाँ जी, उस पे भी कल रात से कंट्रोवर्सी स्टार्ट होगी कि जब सेमीफाइनल या फाइनल जैसा इवेंट होता है तो हमेशा फ्रेश पिच यूज़ की जाती है। क्रिएटर जो होते हैं ऑब्वियसली वो लोकल होते हैं, बट अंडर द सुपरविजन ऑफ आईसीसी किसी भी मेगा इवेंट के अंदर इस तरह आप पिचेस को प्रिपेयर करते हैं। जहाँ तक आज की पिच के बारे से बात रही तो ये 2 मैच इस पे खेले जा चुके हैं, उसके ऊपर मैच हो रहा है। तो आईसीसी की इंस्ट्रक्शन ये थी कि फ्रेश पिच होनी चाहिए और आपका जो स्पिरिट ऑफ गेम है वो यही कहता है कि आपने लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करनी है दोनों टीम को। तो ये मेरा ख्याल है बड़ा सैड और अनफॉर्चुनेट है और भारत जिस तरह फेवरेट के तौर पर इस वर्ल्ड कप में आए हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, इस तरह की हरकतें या इस तरह की चीज़ें में अगर कोई सच्चाई है तो सदाकत है, क्योंकि मीडिया तो इसको इंडोर्स कर रहा है कि ये ऐसी ही हुआ है, तो फिर मेरा ख्याल है ये काफ़ी बैड इमेज जाएगा भारत का। जहाँ तक फिर आपके टॉस की बात की, ये कंट्रोवर्सी लास्ट ईयर शुरू हुई थी जब पाकिस्तान और इंडिया का T20 वर्ल्ड कप के अंदर मेलबर्न में मैच था। तो उसमें रोहित शर्मा ने, उसमें भी क्योंकि वेदर बड़ा, आपको शायद याद होगा, काफ़ी ज़्यादा क्लाउडी था, बारिश के भी चांस थे, तो उसके टॉस का बहुत रोल था। तो इन्होंने, रोहित शर्मा ने कॉइन को काफ़ी दूर उसमें फेंका, थ्रो किया और थर्ड अंपायर ने दूर जाके किया और उन्होंने देखने से पहले ही रोहित शर्मा को सिग्नल कर दिया कि यू हैव वन द टॉस। तब ये कंट्रोवर्सी पहली दफ़ा स्टार्ट हुई थी। सेकंड टाइम ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई जब पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच था। उसमें भी ऐसे जब बटलर ने टॉस को फेंका तो नॉर्मली ट्रेडिशन क्या है कि जो आपका मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे एक जिस तरह का ये रग पड़ा, इस तरह रग पड़ा होता है आपका स्पॉन्सर का। स्पॉन्सर के ऊपर नॉर्मली एक आपने देखे कॉइन का मकसद क्या है कि थ्रो करना, आप फ्लिप करते हैं अपवर्ड्स, ना कि आप फ्रंट वाली साइड पे फ्लिप करें। तो आप नॉर्मली हल्का सा फ्लिप करते हैं। उसमें भी जब किया तो थर्ड अंपायर ने, जो थे मैच रेफरी, उन्होंने कहा जी यू हैव वन द टॉस। तब भी ये डिबेट हुई कि इतनी दूर क्यों थ्रो किया जा रहा है, क्योंकि जो प्लेयर को इंस्ट्रक्शंस होती हैं उन्होंने एक सर्ट अपने जिस पोजीशन पे खड़े होते हैं वो आगे नहीं जाते नॉर्मली, ठीक है। वो मैच रेफरी जाता है और वो बताता है कौन जीता है टॉस, क्योंकि पास सामने गिरा होगा तो दोनों टीम देख रहे हैं। आज भी यही हुआ। आज हमने जब प्री ट्रांसमिशन कर रहे थे तो इसी कंट्रोवर्सी पे हम बात कर रहे थे और हमने कहा कि आज शायद ये चीज़ नहीं होगी, वो फ्लिप करेंगे। आज भी रोहित शर्मा ने जो फ्लिप किया वो बहुत दूर किया। वो जो एक मैट था जो मार्केटिंग का या स्पॉन्सर का होता है उससे बहुत ज़्यादा दूर गया और कई कदम लेने पड़े जो मैच रेफरी थे उनको चेक करने के लिहाज से। फिर उन्होंने बताया कि रोहित शर्मा हैज़ वन द टॉस, क्योंकि हमने पहले भी बात की हुई है कि इधर इस मुंबई की विकेट में वानखेड़े स्टेडियम में पहले टॉस जीतता है अगर जो बैटिंग करने से आपका एवरेज स्कोर जो है वो 355 है और आप चेस जब करते हो तो इधर सेकंड इनिंग का टोटल जो 188 है, तो हाफ का डिफरेंस है। तो ऑब्वियसली 80% तो मैच उधर ही टिल्ट हो जाना था जिसने टॉस जीतना था। और ये एक ऐसी वियर्ड चीज़ थी और अगर नोटिसेबल चीज़ है ये तो फिर केन विलियमसन को भी चाहिए था और ये मैच रेफरी को भी चाहिए था कि आप उसे कहते कि आप इसको इतना फ्लिप करें। और अगर पहले डिस्कशन में आ रही है कि होने के बाद बात हो रही है, ये डिस्कशन पहले हो रही थी कि इस चीज़ को आपने कंसिडरेशन में रखना है, आपके उसमें मॉनिटर करना है। बट आई एम अमेज्ड कि किसी ने इस पर, आईसीसी ने भी कोई बात नहीं की, न्यूजीलैंड कैप्टन ने भी कोई बात नहीं की कि मैंने तो देखा ही नहीं है ये क्या हेड है या टेल है और इतनी दूर जाके पॉइंट फेंका गया है। तो ये एक बड़ा वेट था। कमिंग बैक टू द मैच, इस पर थोड़ी बात करें तो ऑब्वियसली भारत अपनी कंडीशन में सबसे अच्छा खेलता है। रोहित शर्मा का आपने जैसे इंट्रो में कहा हाईएस्ट छक्के लगाने वाले वर्ल्ड कप के बैटर बन चुके हैं। जो उन्होंने अपने इवॉल्व किया एज ए बैटर, हमेशा हम देखते हैं कि उन्होंने सारे रिकॉर्ड इनके पास है। 265 भी इन्होंने किया, 272 भी इन्होंने किया, 3 दफ़ा ये गालबन डबल सेंचुरी कर चुके हैं जो दुनिया में कोई बैटर नहीं कर सका। अभी जिस छक्के ये लगाते हैं और लगा रहे हैं, लेजी एलिगेंस इनके साथ एसोसिएट की जाती है।
और इस तरह जिस तरह ये मोमेंटम ऊपर से परफॉर्म करके दे रहे हैं टीम को और शुभमन गिल इनका साथ देते हैं, वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। और तो स्टार्ट इन्होंने 10 के एवरेज से शुरू में ही दे दिया था, और वो जो एक शुरू में था कि बॉल सेकंड पार्ट में जाके लेटर पार्ट में जाके कहीं ना कहीं सॉफ्ट होगी, बॉल विकेट का बिहेवियर चेंज हो सकता है, तो दे वर नोइंग दैट फैक्ट। उन्होंने मोमेंटम शुरू से दिया और फिर उसके बाद तो कोई नो वे बैक था और कोहली ने आके स्टार्ट किया शानदार इनिंग। लेकिन जो इनिंग ऑफ द मैच अगर हम कहें तो वो तो ओबियसली शहरयार आयर की इनिंग है, जिन्होंने आलमोस्ट 68 बॉलों पे 105 किया और मेरा ख्याल है 150 के स्ट्राइक रेट से वो खेले। इसमें 8 छक्के 2 और 4 चौके थे और जो खूबसूरत इनिंग्स खेली। मेरा ख्याल है जो मोमेंटम था, जो आपको लग रहा था कि ये शायद 330-40 कर पाएँ, लेकिन वो जो 50-60 का डिफरेंस है वो उनकी इनिंग थी। और ओबियसली उसको फिर क्लोज जाके हमने देखा कि बड़ा ज़बरदस्त किस्म का केएल राहुल ने 19 बॉलों पे 39 किया, 20 के बॉलों पे उनका भी आलमोस्ट 195 का स्ट्राइक रेट है। तो ये मॉडर्न डे क्रिकेट की डिमांड है, जो खूबसूरती है, जो आपको लोग देखना चाहते हैं, वो उन्होंने ओबियसली दिखाया। सही। अच्छा इरफान, एक और भी मामले के हवाले से अगर हम बात कर लें, क्योंकि ज़ाहिर है अभी मैच चल रहा है, इस पर हम मज़ीद भी बात करेंगे। बाबर आजम की भी मीटिंग हुई है पीसीबी की मैनेजमेंट से, तो इस हवाले से वो मीटिंग करके निकल भी चुके हैं। क्या लग रहा है, क्या खबरें हैं आपके पास? अभी तक तो पीसीबी की तरफ से कोई अपडेट नहीं आई इसमें क्या हुआ है। और जहाँ तक रात की जो सर्कुलेट हो रही है मीडिया पे सोर्सेज से खबर है कि बाबर आजम खुद स्टेप बैक कर जाएंगे। वो चाहे उनका अपना डिसीजन है या बोर्ड ने उनको इंस्ट्रक्शन पास किए हैं कि रादर दैन, ये पाकिस्तान में होता भी है, हमारे सब कॉन्टिनेंट के कल्चर में है कि ऑब्वियसली बोर्ड अगर सैक करता है या उनको हटाता है तो वो एक बुरा इमेज आएगा। अगर वो खुद करते हैं तो एक पॉजिटिव इमेज आता है कि चलें एक प्लेयर को चांस दिया गया 4 साल का रन और वो नहीं कर पाए और उसके बाद उन्होंने खुद ही रिज़ाइन कर दिया। तो मेरा ख्याल है बाबर की से जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, वो टाइटल जीतना चाहिए, वो ना पीएसएल में जितवा पाए ना इधर इंटरनेशनल लेवल पे जितवा पाए, तो मेरा ख्याल है कि उनको रेजिग्नेशन तो दे देना चाहिए। और T20 की बात की जा रही है, उसमें शाहीन का नाम आ रहा है, उनको बनाया जाएगा क्योंकि पाकिस्तान का आगे 7-8 मंथ तक ओडीए कोई मैच नहीं है। तो ओडीए की अभी आप बेशक फोकस ना भी करें, जरूरत नहीं है कि आप किसी को अनाउंस करें। तो टेस्ट में शान मसूद का आ रहा है, पहले सरफराज का भी आ रहा था, बट मेरा ज़राए के मुताबिक शायद सरफराज कंफर्टेबल नहीं थे। अच्छा। कि आप ओबियसली क्योंकि टफ सीरीज़ है, टफ सीरीज़ किसी को मिलेंगे, या अगर आप किसी को अनाउंस भी करते हो तो कम से कम 1-2 साल तक के लिए अनाउंस करें। अभी ये होता ही है कि अपनी मैनेजमेंट कमेटी का आइडिया नहीं है ये कितना टाइम सर्वाइव करेगी। इन्होंने अभी लास्ट वीक 3 मंथ की एक्सटेंशन ली है, तो ओबियसली अगर आप ये 3 मंथ के अंदर ये आपकी टेस्ट सीरीज़ है, ये आप बुरी तरह हारते हो, क्योंकि जो रिसेंट पास के अंदर बल्कि 2-3 डेकेड से हम ऑस्ट्रेलिया में जाके हमेशा हार रहे हैं। तो नज़र यही आ रहा है कि बहुत मुश्किल सीरीज़ है, जितना मुश्किल है तो जो कैप्टन होगा उस पर डबल प्रेशर होगा और ओबियसली उसके ऊपर आते ही प्रेशर आएगा, फिर नई बोर्ड आएगा। और बाबर आजम वाले मामले के बाद तो वैसे भी अब जो भी कैप्टन बनेगा उसके ऊपर प्रेशर आएगा ही। मेरा ख्याल है कि बोर्ड शायद चाह रहा था कि बाबर आजम टेस्ट में कप्तानी करे, लेकिन बाबर आजम के जो सराउंडिंग के लोग थे उन्होंने उनको मशवरा दिया है कि आप टेस्ट की कैप्टनसी भी छोड़ दें, क्योंकि आपके ऊपर ऑलरेडी बड़ा प्रेशर है। ऑस्ट्रेलिया सबसे टफेस्ट सीरीज है, आप उधर जाके अगर परफॉर्म नहीं करती टीम या आप नहीं कर पाते तो फिर बहुत डबल प्रेशर हो जाएगा ना, तो फिर वो एक काफ़ी इंसल्टिंग भी हो जाता है कई दफ़ा एज ए कैप्टन एज ए प्लेयर भी, कि आपने अपना भी परफॉर्म करना है, टीम को भी करवाना है, तो वो बड़ा ऑड हो जाता है। और जहाँ तक आज की सबसे इम्पोर्टेंट एक पार्ट, हम आज के मैच के बारे से अगर वापस आए तो वो विराट कोहली का जिक्र करना बिल्कुल मेरा ख्याल है ज़रूरी है कि जितना ज़रूरी रिकॉर्ड ब्रेक किया कि इंटरनेशनल लेवल पे अरेना पे ऐसे प्लेयर आए जिनके हमने देख रहे हैं कि उन्होंने 292 मैचेस के अंदर 50 सेंचुरी कर दी और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जो हिस्ट्री में ना पहले कभी किसी ने सोचा था ना कुछ बना। जब तेंदुलकर ने बनाया था तो लोग कहते थे ये रिकॉर्ड नहीं ब्रेक हो सकता, बट आई स्टिल रिमेंबर कि सचिन तेंदुलकर ने कहा था कि अगर मेरा कोई रिकॉर्ड ब्रेक कर सकता है तो वो विराट कोहली है। अच्छा। तो आज इस लड़के ने ये उन्होंने करके दिखाया। यस, और सबसे बड़ी चीज़ है कि उनके जो मैचेस है वो ऑलमोस्ट 452 थे, उन्होंने 49 सेंचुरीज की। इन्होंने ये जो टोटल किया, इन्होंने जो 50 सेंचुरीज की ये 292 मैचेस में की हैं। अच्छा। उससे बड़ी चीज़ जो मैं विराट कोहली को हमेशा ऊपर रेट करता हूँ, इनके परफॉर्मेंस होती है जब टीम जीती है तो ये इनका रोल होता है। तेंदुलकर अनलाइकली ऐसा नहीं था, वो मकसद करते थे सेंचुरी, टीम हार जाती थी। हाँ, तो अगर आपकी परफॉर्मेंस से आपकी टीम जीत रही है तो आप, मेरा ख्याल है कि आप एक और लार्जर देन लाइफ जो बड़ा प्लेयर की बात हम करते हैं, जैसे अभी स्टेडियम के बाहर हम देख रहे थे वो एक स्टैचू था जो तेंदुलकर का था, तो मुझे लगता है कि आप बहुत जल्दी किसी एक स्टेडियम में हमें विराट कोहली का स्टैचू भी नजर आना शुरू होगा। और ये इनकी लेगेसी की बात करें तो पहले हम देखते थे ग्रेट सुनील गावस्कर का नाम लिया जाता था, पूरा भारत उनका फ़ैन था। तेंदुलकर ने आके जब सारे रैकेट बनाए तो वो सारी दुनिया भूल गई,
नए हीरो की तरफ आ गई। वो सचिन तेंदुलकर 2-3 डेकेड होती रही बात। अब मेरा ख्याल है विराट कोहली आज के दिन के बाद ऑलरेडी दुनिया बात करती है कि विराट कोहली जो है तेंदुलकर से बड़ा बैट है, लेकिन आज जब वो स्टैट वाइज भी उनको बीट कर चुके हैं, अब मेरा ख्याल है कि आज के डे के बाद जो उनका कंट्री है वो जब लेजेंड्स की बात करेंगे तो ओबियसली तेंदुलकर से ऊपर रेट करेंगे। अच्छा, अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो रविंद्रा का अगर स्कोर देखें तो वो भी बिल्कुल साथ साथ ही चल रहे थे विराट के, तो अगर वो आज वो भी सेंचुरी कर जाते हैं बल्कि उसके प्लस कर जाते हैं, 565 ऑलमोस्ट तो ऑलरेडी उनका ओडीआई का स्कोर चल रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि वो ऐसा कर लेंगे तो फिर क्या देखिए टोटल बहुत बड़ा है ये, ऑलमोस्ट आपको 8 की एवरेज से शुरू से खेलना है। और जैसे मैंने अर्ली ऑन बताया आपको, हैविंग सेड दैट के स्टैट्स डिफरेंट बता रहे हैं कि आप चेजिंग इधर बहुत मुश्किल है। अच्छा। एक ही मैच में चेज हुआ है वो जो मैक्सवेल ने किया है अभी इस वर्ल्ड कप के अंदर, वो इस तरह की इनिंग्स तो आप जिंदगी में नहीं देखेंगे। बट पॉजिटिव है कि चेज हुआ है। और मेरा मानना है कि रविंद्रा का चलना बहुत ज़रूरी है, केन विलियमसन का चलना बहुत ज़रूरी है। ये एक प्लेयर से 400 तो नहीं हो सकता, ये कम से कम 3-4 प्लेयर करेंगे। डेरिल मिचेल का जो रोल है न्यूजीलैंड के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरी नज़र में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो होगा वो चैपमैन का होगा। अच्छा इरफान, सॉरी मैं यहाँ पे आपकी बात काट रही हूँ। बाबर आजम के हवाले से जो मुलाकात हुई है, कुछ अहम खबरें भी सामने आ रही हैं कि फिलहाल जो रेड बॉल के कैप्टन हैं वो बाबर आजम ही रहेंगे टेस्ट के जो टेस्ट मैचेस होंगे, ज़राए का ये कहना है। और वाइट बॉल के लिए यानी कि T20 और जो वनडे है उसके लिए भी कैप्टन का ऐलान होना बाकी है। और साथ ही साथ ये भी खबर आ रही है कि बाबर आजम ने अपनी नाकिस कारकर्दगी की जिम्मेदारी भी ले ली है। देखिए कैप्टन को ही लेनी पड़ेगी पहले, हालांकि जब अच्छा लेकिन वहाँ नहीं ले रहे थे, नहीं ले रहे थे, यही उठेगी ना? वो मेरा ख्याल है दिलवाई गई है कि आप लें जिम्मेदारी, आप क्यों जिम्मेदारी नहीं लेते, तो लेनी चाहिए कैप्टन को, ऑब्वियसली लेना चाहिए। लीड फ्रॉम द फ्रंट, आप जब ग्राउंड में भी हम बात करते हैं कि वो आके लीड फ्रॉम द फ्रंट करेगा, और ऑनर्स भी सबसे ज़्यादा कैप्टन पे होता है। इनको उधर भी लेनी चाहिए थी, इनको यहाँ भी लेनी चाहिए। देखें 3 आपके मेजर स्टेक होल्डर हैं, सबसे बड़ा कैप्टन मेरी नज़र में, क्योंकि सारे राइट्स इनके पास थे, सारी अथॉरिटी इनके पास थी, और दूसरे नंबर पे कोच आ जाता है, तीसरे नंबर पे आपका चेयरमैन आ जाता है। चेयरमैन कह रहा है जी मैंने तो अभी आया, मुझे कुछ दिन हुए हैं, चीफ सेलेक्टर आपने पहले निकाल दिया, आप पीछे रह गए कोच और कैप्टन। कोच कहता है जी मैं तो डायरेक्टर मेरे ऊपर है, मिकी आर्थर है, मैं क्या कहूँ। डायरेक्टर कह रहा है जी मुझे नहीं पता, कोच से कैप्टन का होगा, तो पीछे रह गया कैप्टन। हाँ। मेरा अपना मानना है कि अगर मेरे से पूछा जाए कि एक बंदा जो कौन रिस्पॉन्सिबल था या सबसे ज्यादा ऑनेस्ट किस पे था, तो वो बाबर आजम है। तो बाबर आजम कैप्टन थे, टीम इन्होंने सेलेक्ट की, टीम लड़के सारे इनकी मर्जी के खेले, जिस लड़के को डिमांड किया वो प्रोवाइड किया गया, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अपनी मर्जी के लिए, तो फिर अगर परफॉर्मेंस नहीं होती तो रिस्पॉन्सिबल भी यही है। इरफान थैंक यू वेरी मच, बल्कि बाबर का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि उन्होंने अपनी गलती मान ली है और जिम्मेदारी ले ली। बिल्कुल, रात 11 बजे क्रिकेट मस्तियाँ देखना मत भूलिएगा। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।